हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, अब हम आपके लिए ला रहे हैं 70 में 70 नंबर पक्का सीरीज। ठीक है, ये हर सब्जेक्ट में चलेगी। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम तक चलेगी। इसमें आपको पूरी किताब के इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तर बताए जाते हैं। ठीक है, तो आज से ही इस सीरीज से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एग्जाम तक आपको 70 में 70 नंबर पक्का जरूर करवा सकें। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे, उसके बाद लघु उत्तरीय, फिर दीर्घ उत्तरीय, फिर न्यूमेरिकल। यानी कि इस वीडियो में कंप्लीट केमिस्ट्री होने वाली है। ठीक है, ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा विलयन अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है? ठीक है, तो परासरण दाब, पृष्ठ तनाव, वाष्प दाब अवनमन और हिमांक में अवनमन, इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर पृष्ठ तनाव जो है ये आपका राइट आंसर है। पृष्ठ तनाव क्या है? अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। ठीक है, अब बात आती है कि अणुसंख्य गुणधर्म कौन सा है। तो परासरण दाब जो है ये आपका अणुसंख्य गुणधर्म है। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है, तब आपको बताना है परासरण दाब। क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हो चुके हैं। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कमाल का क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि हिमांक में अवनमन सीधा समानुपात दर्शाता है। हिमांक में अवनमन सीधा समानुपात दर्शाता है। किससे दर्शाता है? विलयन की मोलरता से, विलयन का मोलन से, या विलयन की मोललता से, या फिर हिमांक में अवनमन से। तो हिमांक में अवनमन तो है ही, तो ये सीधा समानुपात किससे दर्शाता है? तो विलयन की मोललता से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विलयन की मोललता से हिमांक में अवनमन सीधा समानुपात दर्शाता है। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, वह धातु जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से H2 विस्थापित नहीं करती। ठीक है, क्या कहा गया कि वह कौन सी धातु है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से H2 को विस्थापित नहीं करती है? तो वहां पर जो धातु होती है वो Cu होती है, कॉपर। ठीक है, तो यहाँ पर कॉपर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया गया है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन समझ लीजिए ध्यान से। कह रहा है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक है। प्रथम कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 सेकेंड इनवर्स वेग स्थिरांक का मात्रक हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड इनवर्स राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 वाला। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से विस्फोटक यौगिक है, विस्फोटक यौगिक कौन सा है? तो 4 ऑप्शन है, इनमें से NCl3 ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा विस्फोटक यौगिक है तो आप बताएंगे NCl3। इसको आपको याद रखना है, ये आपका विस्फोटक यौगिक होता है। क्लियर? उसके बाद में आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इस पर इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए। फिलहाल तो ये सारे इम्पॉर्टेंट है, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया, शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है? किसकी? शुद्ध जल की। तो यहाँ पर 0.55 मोल होती है। कितनी होती है? तो यहाँ पर 55.56 मोल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको गलत लिख गया है, तो 55.56 मोल कर लेना है। ठीक है, तो शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है? तो 55.56 मोल होती है। कितनी होती है? 55.56 मोल। ठीक है, इसमें गलत लिख गया था तो आप लोग सही कर लीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया? किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसका जरूर रिप्लाई किया जाएगा। तो अब यहाँ से हमारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन दिया गया है,
मोलरता को उदाहरण सहित समझाइए। शुरुआत से लेकर लास्ट तक ले चलेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो मोलरता क्या होती है, इसको उदाहरण सहित समझाना है। तो इसमें हम लिखते हैं किसी विलयन की मोलरता उस विलयन के प्रति लीटर आयतन में घुले हुए ग्राम अणुओं की संख्या होती है। क्या कहा गया कि किसी विलयन की मोलरता उस विलयन के प्रति लीटर आयतन में घुले हुए ग्राम अणुओं की संख्या होती है, ठीक है। तो ये हो गई मोलरता की परिभाषा। तो इसके उदाहरण में आप कुछ भी लिख सकते हैं, न्यूमेरिकल लगा सकते हैं, आप कुछ भी, ठीक है। मैंने सूत्र लिख दिया है, जैसे मोलरता m बराबर क्या होता है, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार और पूरे के बटे में होता है विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है। तो यहाँ से मोलरता निकाली जाती है इस सूत्र से। अभी आपको एक न्यूमेरिकल बताएंगे किस प्रकार से मोलरता को निकालना है, ठीक है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन आए आप आसानी से हल कर पाओगे, ठीक है। तो मोलरता समझ में आ गई। उसके बाद में बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है मोललता को उदाहरण सहित समझाइए। वो था मोलरता और ये है मोललता, ठीक है। दोनों में अंतर समझिए, ला और रा का अंतर है सिर्फ, ठीक है। तो ये है मोललता। इसमें क्या होता है समझ लीजिए। इसमें होता है किसी विलायक के 1 किलोग्राम भार में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। क्या कहलाती है, यानी क्या कहलाती है, यानी कि किसी विलायक के 1 किलोग्राम भार में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। समझ में आया। तो देखिए इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है मोललता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार और इस पूरे के बटे में होता है विलायक का भार, वो भी किसमें, किलोग्राम में। अब यहाँ पर अंतर समझिए, मोललता में क्या होता है, विलेय का भार, विलेय का अणुभार और पूरे के बटे में विलेय का आयतन लीटर में, ठीक है। इसमें लीटर में निकाला जाता है मोलरता में, और मोललता में क्या होता है समझ लीजिए। मोलरता में होता है लीटर में और मोललता में होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार और पूरे के बटे में विलायक का भार, वो भी किलोग्राम में। बस इतना ही अंतर है। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पर आपको अंतर समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर होता है किलोग्राम में और मोलरता में होता है यानी लीटर में, ठीक है। अब यहाँ से एक न्यूमेरिकल आपको समझाते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके। जैसे क्वेश्चन दिया गया है 8 ग्राम NaOH 450 मिली विलयन में घुला है, विलयन की मोलरता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है, मोलरता निकालना है, ठीक है। तो देखिए NaOH क्या है, ये है आपका विलेय का भार, ठीक है। तो विलेय का भार कितना हो गया, 8 ग्राम है, ये हो गया क्या, विलेय का भार। और विलेय का अणुभार कितना है, तो NaOH का अणुभार हमको निकालना है। तो Na क्या कितना होता है, ठीक है। उसके बाद O का कितना होता है और H का कितना होता है, ये सब आपको निकालना पड़ेगा। तो Na का कितना होता है, तो Na का हो जाएगा 23, ठीक है। Na का कितना हो जाएगा, तो Na का हो जाएगा 23। इसको इस प्रकार से निकालिए। O का हो जाएगा 16 और H का हो जाएगा 1। तो इसको अब जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 6 3 9 1 10 का 0 और 2 1 3 1 हाथ आया 4 40, ठीक है। तो यहाँ से विलेय का अणुभार कितना निकल के आया, 40। ये कैसे निकला, तो ये आपको मान याद करने पड़ते हैं, ठीक है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। Na का होता है 23, O का होता है 16, H का होता है 1 अणुभार। समझ में आया, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसका सूत्र होता है मोलरता m बराबर विलेय का भार, ठीक है। जो ऊपर मैंने बताया था विलेय का भार यहाँ पे कितना दिया है, 8 दिया गया है, तो यहाँ पे हम 8 लिखेंगे बटे विलेय का अणुभार, अणुभार कितना निकला, 40 निकला, ठीक है। तो 40 और पूरे के बटे में क्या था, विलयन का आयतन, वो भी लीटर में। तो आयतन कितना है, 450 मिलीलीटर यानी, ठीक है। तो 450 और लीटर में बदलने के क्या करेंगे, 1000 से भाग, है ना। ये मिलीलीटर में है, इसको लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग किया गया। अब यहाँ पे होता क्या है,
ये जो बीच में होता है इसकी यहाँ से गुणा होती है, और जो सबसे नीचे होता है उसकी सबसे ऊपर से गुणा होती है। ठीक है, इस प्रकार से गुणा किया जाता है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ से m बराबर क्या निकल के आएगा, देखिए 8 बटे में क्या हो जाएगा 40। ठीक है, और ये गुणे में है तो यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो 40 गुणे कितना आ जाएगा 450, है ना। ये यहाँ से है, इसकी गुणा हो जाएगी, और नीचे वाला है जो उसकी ऊपर से गुणा हो जाएगी, तो ऊपर कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, समझ में आया। अब इसको काटते पीटते हैं, कैसे काटेंगे देखिए, तो 8 एकम 8 और 8 पंचे 40। ठीक है, तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, यहाँ पे आया 200, और 5 नम्मा 45, यहाँ पे आया 90। ठीक है, तो फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 चौके 20, ऊपर आया 40 और नीचे आया 90। एक जीरो से एक जीरो उड़ा देंगे। ठीक है, तो 4 ऊपर है 9 नीचे है, तो अब इसको हम भाग करेंगे। 9 से भाग करना है किसको, 4 को, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा 9 चौका 36। ठीक है, तो 4 आ जाएगा और यहाँ पे आएगा 36, बचेगा 4, जीरो लगाएंगे, 9 चौका 36। ठीक है, फिर बचेगा 4, फिर जीरो लगाएंगे, 9 चौका 36, इस प्रकार से। ठीक है, तो आपकी मोलरता m बराबर कितना आ जाएगा 0.444। ठीक है, इस प्रकार से आपकी मोलरता निकल कर आ जाएगी, ये आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आया कि किस प्रकार से आपको मोलरता निकालनी है। मैंने आपको जो तरीका था बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 करके बता दिया है। ठीक है, इसी प्रकार से कोई भी मोलरता का क्वेश्चन आए आप आसानी से हल कर पाओगे। समझ में आया। किसी को कोई अगर दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से आपको क्वेश्चन हर हालत में एक मिलता है। ठीक है, लॉन्ग में मिले या यानी कि लघुत्तरी में मिले, ठीक है, क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है, कोलराउस नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कोलराउस का नियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। तो कोलराउस का नियम क्या होता है, इसमें हम लिखते हैं, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता अनंत तनुता पर उसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। क्या कहा गया कि इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता अनंत तनुता पर उसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। जैसे लैम्डा m इनफाइनाइट बराबर पॉजिटिव लैम्डा नॉट इनफाइनाइट प्लस निगेटिव लैम्डा नॉट इनफाइनाइट। मतलब लैम्डा नॉट यानी लैम्डा m इनफाइनाइट का मतलब हो जाएगा, यहाँ पे एक आपको अणु लेना है। ठीक है, जैसे हमने लिया NaCl। ठीक है, इसके बराबर में होता है पॉजिटिव लैम्डा नॉट इनफाइनाइट प्लस निगेटिव, यानी NaCl बराबर होता है Na प्लस और प्लस का Cl माइनस, है ना। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव हो जाएगा और एक निगेटिव हो जाएगा, यानी NaCl बराबर Na प्लस में टूटता है और Cl माइनस में। ठीक है, वही यहाँ पे कहा गया है कि लैम्डा नॉट इनफाइनाइट, यहाँ पे एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। समझ में आ गया। तो कोलराउस का नियम इसी प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, तो कोलराउस का नियम अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको यही लिखना है और आप आसानी से 3 नंबर पा सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आते हैं फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी नियम। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम होते हैं और काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए इनको भी समझ लेते हैं। तो फैराडे ने 2 नियम दिए थे विद्युत अपघटन संबंधी नियम। फिजिक्स में अलग है, ये केमिस्ट्री वाले अलग हैं। ठीक है, दोनों को आपको याद करना है। तो यहाँ पर है फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी नियम। तो यहाँ पर पहला नियम है, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान उस प्रक्रिया में प्रवाहित आवेश की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या कहा गया? कहा गया है इस नियम में कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान उस प्रक्रिया में प्रवाहित आवेश की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है।
मतलब W अनुक्रमानुपाती Q हो जाएगा। Q क्या होता है? आवेश होता है, आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो अनुक्रमानुपाती जब बताते हैं तो यहाँ से कांस्टेंट क्या लगाते हैं? Z लगाते हैं। और Q बराबर एक सूत्र आपने पढ़ा होगा IT, क्या होता है? Q बराबर IT, तो वहीं पर हमने यहाँ पे लिख दिया है ZIT। ठीक है, Z कहाँ से आया? इस अनुक्रमानुपाती को हटाते हैं तो कांस्टेंट Z लगाते हैं और Q बराबर होता है IT, तो वहां से IT हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो W बराबर ZIT हो जाएगा, ये सूत्र आपका निकलेगा। अब यहाँ पे Z क्या है? Z का मान हम रखते हैं E/96,500। कितना रखेंगे? E/96,500। समझ में आ गया? तो फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी नियम में पहला नियम आपका यही होता है, समझ गए। उसके बाद अगला द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या है? इसमें हमको लिखना है कि जब समान प्रबलता की विद्युत धारा समान समय के लिए विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों का भार उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है। यहाँ पर कह रहा है कि जब समान प्रबलता की विद्युत धारा समान समय के लिए विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों का भार उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है। मतलब W1/W2 क्या हो जाएगा? W1/W2 बराबर E1/E2। ठीक है, तो ये अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ पे समानुपाती हो जाएगा, है ना। W1/W2 बराबर हो जाएगा E1/E2। ये तुल्यांकी भार हो गए और इनके पदार्थों के भार W1 W2। ठीक है, इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों का भार क्या है? W1/W2 और उसके तुल्यांकी भार क्या है? E1/E2। ये दोनों समानुपाती हैं, मतलब बराबर होते हैं। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम पूछा जाता है, वेग नियम। ठीक है, काफी इम्पॉर्टेंट है। कहता है कि वेग नियम क्या है, समझाइए। तो वेग नियम होता है एक ऐसा नियम या वह गणितीय व्यंजक जो अभिकारकों की मोलर सांद्रता पर अभिक्रिया की दर की प्रायोगिक निर्भरता को दर्शाता है, वेग नियम कहलाता है। क्या कहा गया? कि ऐसा नियम या वह गणितीय व्यंजक जो अभिकारकों की मोलर सांद्रता पर अभिक्रिया की दर की प्रायोगिक निर्भरता को दर्शाता है, वेग नियम कहलाता है। तो इस प्रकार से वेग नियम की परिभाषा लिखी जाती है। ठीक है, ये हो गए आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसको बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और मैंने कई सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कवर किए हैं। अब हम ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए यहीं तक रखते हैं। अगली वीडियो आपको जल्द मिलेगी। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। आपको हर सब्जेक्ट में 70 में 70 नंबर पक्का सीरीज चलाने वाले हैं। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट में आपको वीडियो मिलेगी। बस आपको मेरा सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों में भी शेयर करना है। ठीक है, हम आपको बोर्ड एग्जाम तक ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।